आप ऐसा विभाग देख रही हैं, लोगों को बहुत उम्मीद है आपसे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है कि जो श्रमिक विभाग है, जो श्रम विभाग है, और स्पेशली श्रमिक, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा कुछ एम्प्लॉयमेंट कोई सेक्टर प्रोवाइड करता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोवाइड करता है। इस ई श्रम पोर्टल पे जो भी पंजीकरण करते हैं श्रमिक, उनका ई श्रम कार्ड बन जाता है। तो ये फिगर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी लगातार ही टारगेट दिए जा रहे हैं रीजनल ऑफिसेस को, हमारे DLCs को, ALCs को, कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को इसमें कवर करके इसका संख्या को बढ़वाएं। हमारे श्रमिकों के जो बच्चे हैं, निर्माण श्रमिक जो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, उनके बच्चे, और कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन बच्चों का एडमिशन इन स्कूल्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से किया गया है। अटल आवासीय विद्यालय 1119 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले को इससे आच्छादित करने के लिए भी आह्वान किया है। किस बोर्ड से इसको मान्यता मिलेगी और कौन सी क्लास तक बच्चे यहाँ तक पढ़ सकते हैं? देखिए, अभी प्रारंभिक तौर पे क्लास 6 से क्लासेस शुरू की गई हैं, क्लास 6 से 8 तक की, और CBSE बोर्ड की मान्यता के टारगेट्स पूरे करने के लिए प्रिंसिपल्स को निर्देशित किया गया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इंटरेक्ट किया था 23 सितंबर को बच्चों से, तो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की थी कि कितने कॉन्फिडेंटली ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। कानपुर में श्रम विभाग के मुख्यालय में श्रमिकों के हित व कल्याण को लेकर हमारे दैनिक भास्कर संवाददाता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने अपर श्रमायुक्त सौम्या पांडे से सीधा संवाद किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नारी निंदा ना करो, नारी सबसे महान, नारी से पैदा हुए बड़े बड़े विद्वान। जी हाँ, आज हम कानपुर में हैं और हमारे साथ है महिला, एक ऐसी महिला जो IAS है। कानपुर का श्रम विभाग अपर आयुक्त सौम्या पांडे जी का हमारे साथ। सौम्या पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या जी, बात करेंगे आज श्रमिकों की। आप ऐसा विभाग देख रही हैं, लोगों को बहुत उम्मीद है आपसे। तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा, जो कानपुर में योगी जी की मंशा थी कि श्रमिकों का जल्दी से जल्दी बहुत से ज़्यादा तादाद में पंजीकरण हो, तो उसमें क्या हुआ और कितने लोगों का अभी तक पंजीकरण हो चुका है और कितने लोगों का इस साल तक पंजीकरण होना है? देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है कि जो श्रमिक विभाग है, जो श्रम विभाग है, और स्पेशली श्रमिक, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा कुछ एम्प्लॉयमेंट कोई सेक्टर प्रोवाइड करता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो इन श्रमिकों का पंजीकरण हो और वो ई श्रम पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। इस ई श्रम पोर्टल पे जो भी पंजीकरण करते हैं श्रमिक, उनका ई श्रम कार्ड बन जाता है। साथ ही साथ जितने हमारे निर्माण श्रमिक हैं, जो BOCW बोर्ड है हमारा, उनका एक BOCW कार्ड भी बनता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब एक पंजीकरण हो जाता है तो जितनी भी योजनाएं, चाहे वो श्रम कल्याण परिषद की योजनाएं हों, चाहे वो निर्माण श्रमिकों के लिए योजनाएं हों, या समय समय पे श्रमिकों के लिए जो योजना सरकार डाली है, उनका लाभ सीधे DBT के माध्यम से हमारे श्रमिकों को मिल सके। तो ये फिगर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी लगातार ही टारगेट दिए जा रहे हैं रीजनल ऑफिसेस को, हमारे DLCs को, ALCs को, कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को इसमें कवर करके इसका संख्या को बढ़वाएं। जो अभी तक की फिगर है वो 8 करोड़ से ज़्यादा हमारे इसमें श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं, बट ये समय समय पे इसको बढ़ोतरी का टारगेट दिया जा रहा है। एक बहुत निराली योजना योगी जी ने लाए हैं, अटल विकास विद्यालय योजना। क्या है ये योजना और क्या क्या लाभ इसमें लोगों को मिल सकते हैं? देखिए, अटल आवासीय विद्यालय योजना माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और हाल ही में 23 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल आवासीय विद्यालयों को सभी बच्चों के लिए लोकार्पित भी किया है। अटल आवासीय विद्यालय एक बहुत ही अच्छा सुंदर विद्यालय मंडल मुख्यालयों पर बनाया गया है, जिसमें हमारे श्रमिकों के जो बच्चे हैं, निर्माण श्रमिक जो रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, उनके बच्चे, और कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन बच्चों का एडमिशन इन स्कूल्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से किया गया है। और इन स्कूल्स में बच्चों को फ्री स्कूलिंग एजुकेशन, फ्री रेजिडेंशियल फैसिलिटी, फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग की सुविधा मिली है। तो ये अटल आवासीय विद्यालय 1119 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले को इससे आच्छादित करने के लिए भी आह्वान किया है। किस बोर्ड से इसको मान्यता मिलेगी और कौन सी क्लास तक बच्चे यहाँ तक पढ़ सकते हैं? देखिए, अभी प्रारंभिक तौर पे क्लास 6 से क्लासेस शुरू की गई हैं, क्लास 6 से 8 तक की, और CBSE बोर्ड की मान्यता के टारगेट्स पूरे करने के लिए प्रिंसिपल्स को निर्देशित किया गया। तो बहुत जल्दी ही CBSE बोर्ड की मान्यता इन सभी विद्यालयों में मिल रही हैं, और BOCW बोर्ड इसे लगातार इसका संचालन कर रहा है, अटल स्कूल्स का। और आप अगर बच्चों से भी इंटरेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत खुश हैं, उनके माता पिता भी बहुत खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इंटरेक्ट किया था 23 सितंबर को बच्चों से, तो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की थी कि कितने कॉन्फिडेंटली ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि कानपुर जो था पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था, यहाँ की फैक्ट्रियाँ जो है कब्रगाह बन गई हैं। यहाँ पे जो उसमें जो श्रमिक काम करते थे
उनका क्या निस्तारण श्रम विभाग के द्वारा किया गया और उनको कैसे संतुष्ट किया जाएगा? देखिए, कानपुर एक हब रहा है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, जैसे आपने कहा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हों, लेदर इंडस्ट्रीज़ हों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हों, यहाँ पे रही हैं। यहाँ पे इसी तादाद में इसीलिए फैक्ट्री ओनर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी रहे हैं। किसी भी कारणों की वजह से अगर कोई भी इंडस्ट्री बंद होती है तो वो श्रमिक कहीं ना कहीं अगर स्किल्ड है तो वो माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी असंगठित कर्मकार बोर्ड एक चलता है जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को भी लाभ दिया जाता है। तो सरकार की यही मंशा है कि जो भी श्रमिक हैं उनको मिनिमम वेजेस, उनको कॉम्पनसेशन अगर कोई एक्सीडेंट या डेथ हो जाती है, और उनका एक जो बेसिक राइट्स हैं, चाहे वो मेटर्निटी राइट्स हों, चाहे वो वर्किंग आवर्स हों, चाहे वो सेफ्टी कंडीशंस, वो सब। रिहैबिलिटेशन या पुनर्निवास के लिए कुछ रिहैबिलिटेशन के लिए एज सच यही है कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो उनको दूसरी जगह प्राथमिकता मिल जाती है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए उनको इकोनॉमिक हेल्प मिल जाती है। और रिहैबिलिटेशन समय समय पे लेबरर्स की ट्रेनिंग, उसके लिए एक सेवा योजना डिपार्टमेंट भी है जो ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट देखता है। तो उनको री एम्प्लॉयमेंट मिल जाए उसके लिए सेवा योजना डिपार्टमेंट काम करता है। अच्छा, जैसे कि मैम पत्रकार जो हैं, पत्रकार भी एक श्रमजीवी हैं, ठीक है, उनको श्रमजीवी एक्ट के तहत गवर्न किया गया था। तो जैसे कि कोई भी संगठन हो या गैर संगठन हो, उनकी पेंशन की योजना सरकार द्वारा लाई जाती है उनके प्रति, तो क्या लगता है एक समय बाद पत्रकारों के लिए भी कोई पेंशन लागू होनी चाहिए? देखिए, जो जर्नलिस्ट हमारे हैं वो जैसे आप जानते हैं कि जर्नलिज्म को, मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारे जर्नलिस्ट 24/7 टू द सर्विस ऑफ द नेशन काम करते हैं। इसके लिए सरकार ने समय समय पे वेज बोर्ड गठित किए हैं, एक मजीठिया बोर्ड गठित हुआ है जिसकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी हैं कि कितना डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए, कितना पत्रकारों को एक मिनिमम DA वगैरह और बाकी सुविधाएँ मिलनी चाहिए। इसमें उसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो ALC DLC कोर्ट में सेक्शन 17 में देखा जाता है, और अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी अराइज होता है जर्नलिस्ट से रिलेटेड तो वो भी देखा जाता है, उसको लेबर कोर्ट में रेफर करके उसका रिलीफ दिया जाता है। जैसा आपने कहा कि जर्नलिस्ट को किस तरीके से और चीज़ें बेनिफिट हो सकती हैं, पेंशन या और चीज़ें, वो एक पॉलिसी लेवल मैटर है, बट ज़रूर जर्नलिस्ट के वेलफेयर के लिए और उनके वर्किंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। एक आखिरी सवाल मैम, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मामला श्रमिक कॉलोनियों का रहा है, सरकार इसको किस नज़र से देखती है? देखिए, श्रमिक कॉलोनीज़ का जो मैटर है वो कई स्टेक होल्डर्स पे डिपेंडेंट है, और एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच और एक कंसल्टेटिव अप्रोच के साथ ही उसमें आगे बढ़ा जा रहा है, और सरकार और शासन उसी मंशा के साथ आगे बढ़ रहा है कि जो भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब की कंसल्टेशन से, उन सब की सहमति से जो एक म्यूचुअली कन्वीनियंट हम एक डिसीजन पे आ पाएँ, उस पर हम आएँ। और क्योंकि मैटर लॉन्ग स्टैंडिंग है इसीलिए कंसल्टेटिव प्रोसेस इसमें चल रहा है, और धीरे धीरे इसका सोल्यूशन निकलेगा। मैम, कॉलोनी अलॉट किसी को होती है, सेकंड खरीदता है, तीसरा बेचता है, इसका कोई मालिकान कौन है अभी तक पता नहीं चल पाया है, इसका निस्तारण कैसे और कब हो पाएगा? देखिए, शासन लेवल पे ये मैटर बहुत हाई प्रायोरिटी पे लिया गया है कि किसको अलॉटेड था, क्या ओनरशिप थी, उसके आगे किसको दिया गया, और वहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स की समय समय पे मीटिंग हो रही है, और बहुत जल्दी ही कंसल्टेटिव अप्रोच से ही इसका सोल्यूशन निकल पाएगा, क्योंकि इसके मास इसमें इन्वॉल्व है, कॉलोनीज़ की संख्या ज़्यादा है, इसमें लोगों की लाइफ्स इन्वॉल्व है, तो एक कंसल्टेटिव अप्रोच के साथ शासन इस पर निर्णय लेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सौम्या पांडे जी। चाहे श्रमजीवी एक्ट का मामला हो, चाहे कॉलोनियों का मामला हो, सारे निस्तारण स्वयं इन्होंने बताया कि जल्द से जल्द होंगे। कानपुर से स्वर्णिम चतुर्वेदी के साथ ऋषभ कौशल, दैनिक भास्कर के लिए।